तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ डैम्पिंग इन द डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट्स। स्टार्ट। सो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पे बात करें कि आपके डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट में किस तरीके से आप डैम्पिंग प्रोवाइड करते हैं। तो हमने अपने पिछले लर्निंग आउटकम में ये डिस्कस किया था कि जो आपका डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट है उसमें 3 टॉर्क्स की रिक्वायरमेंट होती है आपके प्रॉपर ऑपरेशन के लिए, जिसमें पहले था डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो कि आपके पॉइंटर के डिफ्लेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल था। दूसरा था आपका कंट्रोलिंग टॉर्क जो आपके डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के अपोजिट में लग रहा था और आपके पॉइंटर को कंट्रोल कर रहा था। और तीसरा था डैम्पिंग टॉर्क। और एक्चुअली हम जो डैम्पिंग टॉर्क यूज करते हैं वो डैम्पिंग टॉर्क हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि आपके पॉइंटर का अपने इक्विलिब्रियम के अबाउट ऑसिलेशन होता है, तो उस ऑसिलेशन को डाई आउट करने के लिए हम डैम्पिंग टॉर्क यूज करते हैं। तो कल जब हम डैम्पिंग टॉर्क डिस्कस करते थे मैंने वहां पे बताया था ड्यू टू इनर्शिया ऑफ द पॉइंटर, यानी कि जब कोई मैकेनिकल फोर्स यानी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आपके पॉइंटर पे लग रहा है, आपके मूविंग सिस्टम पे लग रहा है और वो रोटेट होकर के अपने जीरो पोजीशन से अपने मेजर्ड वैल्यू तक पहुंचता है, तो उस टाइम पे वो जितना मैकेनिकल एनर्जी उसे लगता है अपने मूवमेंट के लिए, तो आपका जो मूविंग सिस्टम उसका वेट है उस हिसाब से वो कुछ ना कुछ एनर्जी स्टोर करता है। अब कुछ ना कुछ एनर्जी अगर वो स्टोर करेगा तो वो वही उसका इनर्शिया बन जाता है कि वो अपने जो प्रीवियस पोजिशन है उसको मेंटेन करना चाहता है। ठीक है। अब जैसे सपोज मान लेते हैं कि आपका जो पॉइंटर है, ये जो पॉइंटर है इस पर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगा, ये डिफ्लेक्शन होना स्टार्ट हुआ। अब यहां पे इसे रुकना था क्योंकि कंट्रोलिंग टॉर्क आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के बराबर था। बट इस पोजीशन पे क्या हुआ, जैसे टीसी इक्वल टू टीडी हुआ, यहाँ पे जो आपका सप्लाई जो टॉर्क है वो जीरो हो जाएगा। तो एक्चुअली इसे यहां पे रुकना चाहिए था। बट क्या हुआ था, जब आपका मैकेनिकल फोर्स लग रहा था, मैकेनिकल एनर्जी लग रहा था और इस पॉइंटर को जीरो पोजीशन से इस पोजीशन तक लेके गया, उस ड्यूरेशन में आपका जो मूविंग सिस्टम और पॉइंटर है उसने कुछ ना कुछ एनर्जी स्टोर कर लिया था। और वो स्टोर एनर्जी वो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के हिसाब से वो यूज कहां पे करेगा, जब आपका सप्लाई एनर्जी जीरो होगा तो अपने प्रीवियस इनर्शिया को मेंटेन करने के लिए वो एनर्जी यूज किया जाएगा। ठीक है। तो ये जो आपका यहाँ पे जो पॉइंटर जहां पे रुकना चाहिए था, क्योंकि इसमें स्टोर्ड एनर्जी है तो उस स्टोर्ड एनर्जी को यूज करके वो थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा। अब जैसे थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, अपने जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है उससे अगर पॉइंटर आगे बढ़ता है तो वहां पे कंट्रोलिंग टॉर्क डिफ्लेक्टिंग टॉर्क से ज्यादा होता है। ये पिछले लर्निंग आउटकम में हमने ये डिस्कस किया था कि जहां पे आपका पॉइंटर का जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है उसके आगे अगर आपका पॉइंटर जाता है तो उस पोजीशन में, यानी कि जो आपका सपोज मान लेते हैं जो भी आपके पॉइंटर का, अगर मैं यहां पे बना दूं इस चीज को, तो हम ये देख सकते हैं कि अगर सपोज मान लेते हैं ये हमारा स्केल है। ठीक है। तो इस स्केल में अगर देखा जाए तो ये जीरो पोजीशन, ये 10 एम्पियर तक, यानी मैक्सिमम जो आपका एमीटर है वो 10 एम्पियर तक करंट मेजर कर सकता है। और सपोज मान लेते हैं कि आपका अभी ये 4 एम्पियर करंट मेजर कर रहा है, यानी कि पॉइंटर जो होगा इस ड्यूरेशन पे और ये इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जब आपका पॉइंटर किसी भी वैल्यू के आगे अगर रुकता है वो इसलिए क्योंकि उस टाइम पे कंट्रोलिंग टॉर्क जो होता है वो आपके डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि लेफ्ट टू राइट जो टॉर्क अप्लाई होता है आपके पॉइंटर पे आप उसे बोलते हैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, राइट टू लेफ्ट जो टॉर्क अप्लाई होता है उसे हम बोलते हैं कंट्रोलिंग टॉर्क। और चूंकि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट में है तो जब ये दोनों इक्वल होंगे तभी आपका सप्लाई एनर्जी जीरो होगा, तो आपका पॉइंटर 4 एम्पियर करंट पे रुक जाएगा। अब बात करते हैं यहां पे कि ये जो आपका सिचुएशन यहां पे बन रहा है, अब अगर मैं इसमें बात करूं तो हम ये बोल सकते हैं कि जो आपका इक्विलिब्रियम पोजीशन है उसके राइट साइड में जहां पे कंट्रोलिंग टॉर्क आपका राइट टू लेफ्ट लग रहा था, इस साइड में जो कंट्रोलिंग टॉर्क होगा वो ज्यादा होगा आपके डिफ्लेक्टिंग टॉर्क से। ठीक है। और इक्विलिब्रियम पोजीशन के लेफ्ट साइड में जहां पे आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लेफ्ट टू राइट अप्लाई हो रहा था वहां पे आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ज्यादा होगा कंट्रोलिंग टॉर्क से। ठीक है। तो अब मान लेते हैं आपका जो पॉइंटर है वो जीरो पोजीशन से डिफ्लेक्ट हुआ, 4 एम्पियर पे पहुंचा, तो वहां पे चूंकि टीसी टीडी था, सप्लाई एनर्जी जीरो हो रहा था, बट वहां पे हो क्या रहा था कि जो एनर्जी स्टोर कर रहा था आपका मूविंग सिस्टम उसके कारण वो क्या कर रहा था, 4 एम्पियर से ज्यादा डिफ्लेक्शन कर रहा था। अब जैसे 4 एम्पियर से ज्यादा डिफ्लेक्शन करेगा तो कंट्रोलिंग टॉर्क आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क से ज्यादा हो जाएगा। तो कंट्रोलिंग टॉर्क चूंकि मैग्नीट्यूड वाइज डिफ्लेक्टिंग टॉर्क से ज्यादा है तो वो क्या करेगा, आपके पॉइंटर को डिफ्लेक्ट बैक करेगा। ठीक है। तो जो आपका जो पॉइंटर है
उसको फिर से वो वापस भेजेगा कंट्रोलिंग टॉर्क, क्योंकि उसका जो डायरेक्शन है वो राइट टू लेफ्ट है, वो फिर से उसको इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ भेजेगा। बट जहां तक वो 4 एम्पियर से ज्यादा तक वो डिफ्लेक्ट हो चुका था और वहां से फिर से वो जो कंट्रोलिंग टॉर्क ज्यादा होने के कारण वो अब फिर से अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ आ रहा था, इस ड्यूरेशन में फिर से वो कुछ ना कुछ एनर्जी स्टोर कर लेगा। जैसे वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे पहुंचेगा, फिर उस स्टोर्ड एनर्जी को यूज करके थोड़ा सा आगे निकल जाएगा, जहां पर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इस बार कंट्रोलिंग टॉर्क से ज्यादा है, तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क फिर से इसे इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ भेजेगा। फिर इसने कुछ ना कुछ एनर्जी स्टोर कर लिया, तो अब क्या होगा, फिर ये थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा। यानी कि जो आपके पॉइंटर का डिफ्लेक्शन है, अगर मेरा हैंड जो है अगर वो किसी भी इंस्ट्रूमेंट का अगर पॉइंटर है, तो आप जैसे ये 0 पोजीशन पे है, एक्चुअली 4 एम्पियर पे ऐसे आइडियली इसे रुक जाना चाहिए था, बट एक्चुअली क्या होता है कि ये यहां से डिफ्लेक्ट करेगा, 4 एम्पियर पे पहुंचा, थोड़ा आगे पीछे होके यहाँ ऑसिलेशन हुआ, जैसे इसमें पूरा का पूरा स्टोर्ड एनर्जी 0 होगा, ये यहां पे रुक जाएगा। अब चूंकि एक आप देखो कि 0 से निकला 4 एम्पियर पे रुक गया, दूसरा 0 से निकला 4 एम्पियर के अबाउट थोड़ा ऑसिलेशन हुआ फिर रुक गया। तो अब अगर दोनों ही कंडीशन में अगर आप रिस्पांस टाइम अपने इंस्ट्रूमेंट का निकालोगे, तो जब ऑसिलेशन हो रहा था उस टाइम, उस ऑसिलेशन के कारण आपका रिस्पांस टाइम थोड़ा बढ़ गया था। रिस्पांस टाइम थोड़ा सा बढ़ जाने के कारण क्या हो रहा था, आपका इंस्ट्रूमेंट स्लो हो जा रहा है। ठीक है, तो अगर आप इंस्ट्रूमेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो, तो आपका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि उसकी एक्यूरेसी हाई हो, बट साथ ही साथ आपका एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि जो भी आप इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं उसका रिस्पांस टाइम बहुत कम हो। ठीक है, तो उस रिस्पांस टाइम को इंप्रूव करने के लिए, उस ऑसिलेशन को खत्म करने के लिए, जिसके कारण आपका रिस्पांस टाइम ज्यादा हो रहा था, आप डैंपिंग टॉर्क यूज करते हैं। तो मेन अगर हम डैंपिंग, जो डैंपिंग मेथड है जिसके कारण आपका जो डैंपिंग टॉर्क प्रोड्यूस होता है, उसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है, उसका मेन कॉन्सेप्ट ये है कि आपके इंस्ट्रूमेंट का जो मूविंग सिस्टम है उसमें जो एनर्जी स्टोर हो रहा है उसे एब्जॉर्ब कर लो, ताकि आपके मूविंग सिस्टम में ना ही कोई एनर्जी स्टोर्ड होगा, ना ही वो ऑसिलेशन कर पाएगा। तो इसके लिए अगर हम बात करें तो 3 टाइप के डैंपिंग हम बेसिकली पढ़ेंगे। पहला एयर फ्रिक्शन डैंपिंग, दूसरा फ्लूइड फ्रिक्शन डैंपिंग, तीसरा एडी करंट डैंपिंग। कुछ बुक्स में पढ़ोगे तो आपको एक चौथा डैंपिंग बताएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैंपिंग, है ना। लेकिन अगर मैं बात करूं एडी करंट डैंपिंग और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैंपिंग, तो दोनों का प्रोसेस सेम है, दोनों सेम फिनोमेनन से आता है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि एडी करंट डैंपिंग जो है, इसको आप इलेक्ट्रो मैग्नेटिक डैंपिंग भी बोल सकते हैं, क्योंकि अगर मैं बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करूं तो जो एडी करंट होता है वो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बिहेवियर से ही प्रोड्यूस होता है ना। तो आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैंपिंग बोल दिया, यानी कि एक जनरलाइज फॉर्म में आपने इसकी बात कर ली। और अगर आप एडी करंट बोलते हो तो पर्टिकुलर उस जनरलाइज फॉर्म का एक स्पेशल कंडीशन एडी करंट में आप बात कर रहे हो। तो मेरे हिसाब से क्योंकि दोनों का तरीका, प्रोसेस, फेनोमेनन दोनों सब सेम है, तो हम एडी करंट डैंपिंग और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैंपिंग को अलग अलग नहीं पढ़ते। हम सिंपली ये बोल सकते हैं कि आपके जो टाइप्स ऑफ डैंपिंग है वो 3 टाइप के हैं। एक बोल सकते हैं एयर फ्रिक्शन डैंपिंग, दूसरा फ्लूइड फ्रिक्शन डैंपिंग, तीसरा बोल सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैंपिंग या एडी करंट डैंपिंग। तो हम ये 3 डैंपिंग कैसे होता है, क्या होता है, किस में अप्लाई करते हैं, वो हम पढ़ने वाले हैं।